बड़ी खबर आज की यह जानकारी उन करोड़ों लोगों के लिए है जिनका नाम सालों से एक उम्मीद की तरह किसी सूची में अटका हुआ था। उन लोगों के लिए जो हर बजट में टीवी के सामने बैठते थे, हर घोषणा में अपने घर का सपना ढूंढते थे और हर बार मन ही मन सोचते थे कि शायद इस बार कुछ होगा। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह खबर सिर्फ खबर नहीं है, यह आपके आने वाले महीनों की दिशा बदल सकती है। सरकारी जानकारी के मुताबिक साल 2026 का बजट पूरी तरह पास हो चुका है और इस बार सबसे बड़ा बदलाव उस योजना में किया गया है जिससे सीधा गांव का गरीब शहर की झुग्गी में रहने वाला और किराए के मकान में जिंदगी काट रहा परिवार जुड़ा हुआ है। नाम आप जानते हैं, लेकिन आज बात नाम की नहीं, आज बात असर की है। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो सरकार ने इस बार इस योजना के लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसा अलग रखा है। मतलब यह कि अब सिर्फ घोषणाएं नहीं होंगी, अब जमीन पर काम दिखाने का दबाव सिस्टम पर रहेगा। अब यह योजना कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, अब इसका सीधा मतलब गांव की गली, शहर की बस्ती और कस्बे की कच्ची कॉलोनी से जुड़ता है। आपको बता दें कि इस बार बजट में जो रकम रखी गई है वह पहले से लगभग 1/4 ज्यादा है। आसान भाषा में कहें तो अगर पहले 100 रुपए चल रहे थे तो अब उसमें 25 रुपए और जोड़ दिए गए हैं। कुल मिलाकर बात करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाती है और यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। यह रकम सीधे घर बनाने पर खर्च होनी है। अब यहां बहुत जरूरी बात समझिए, यह पैसा सिर्फ शहरों के लिए नहीं है और न ही सिर्फ गांवों के लिए है। इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में नए पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब चाहे आप गांव में रहते हो या शहर के बाहरी हिस्से में, दोनों जगह योजना का फायदा पहुंचाने की तैयारी है। अब सवाल आता है, फायदा किसे मिलेगा? तो यहां ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार सिर्फ नए नाम जोड़ने की बात नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी ध्यान में रखा गया है जो पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, जिनका सर्वे हुआ था, नाम आया था, लेकिन किसी न किसी वजह से घर नहीं बन पाया था। अब ऐसे लोगों को प्राथमिकता देने का साफ संकेत दिया गया है। यानी जो लोग सालों से लाइन में खड़े हैं उनके लिए दरवाजा पहले खुलेगा। इसके साथ ही उन परिवारों की भी दोबारा जांच होगी जो पहले किसी वजह से छूट गए थे। सरकार अब दोबारा सत्यापन करवा रही है ताकि कोई भी असली जरूरतमंद बाहर न रह जाए। इसके लिए सामाजिक और आर्थिक सर्वे का सहारा लिया जा रहा है और गांवों में ग्राम सभा की सिफारिश को भी अहम माना जा रहा है। मतलब अब सिर्फ कागज नहीं चलेगा, गांव की बैठक में जो नाम सही माना जाएगा उसी के आधार पर नई सूची बनेगी। कुछ राज्यों में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहां आय की सीमा में थोड़ी डील देने का प्रस्ताव है। मतलब जिनकी कमाई थोड़ी ज्यादा होने के कारण पहले नाम कट जाता था, उनके लिए भी एक मौका बन सकता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में है, पैसा कब मिलेगा, पहली किस्त कब आएगी? आपको बता दें कि सिस्टम के अंदर तैयारी चल रही है कि पहली किस्त फरवरी महीने में जारी की जाए। संभावित तारीख की बात करें तो दावा किया जा रहा है कि 12 फरवरी दोपहर 11 बजे के आसपास यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद बटन दबाकर राशि ट्रांसफर की शुरुआत करेंगे। हालांकि पैसा एक दिन में सबको नहीं आएगा। 15 से 20 फरवरी के बीच अलग अलग इलाकों में ट्रांसफर होने की संभावना बताई गई है और लक्ष्य यह रखा गया है कि 25 फरवरी तक देश के हर कोने में पहली किस्त पहुंच जाए। अब यहां रकम को लेकर भी लोग कंफ्यूज हैं, तो मैं आपको सीधे शब्दों में बता दूं, पहली किस्त की राशि 40,000 से 50,000 रुपए के बीच हो सकती है। अलग अलग दावों के हिसाब से थोड़ा फर्क बताया जा रहा है, लेकिन यह तय है कि यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। यह पैसा डीबीटी के जरिए भेजा जाएगा, यानी सीधे लाभार्थी के खाते में। कोई प्रधान, कोई दलाल, कोई अधिकारी बीच में नहीं होगा। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो समझ लीजिए वह गलत है। पैसा आने पर जिनका मोबाइल बैंक से जुड़ा है उनके फोन पर मैसेज भी आएगा। अगर 20 फरवरी तक पैसा नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपको अपने ब्लॉक या विकास भवन जाकर जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार तकनीकी कारणों से देरी हो जाती है। महत्वपूर्ण जानकारी। अब आगे की बात बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां से वह हिस्सा शुरू होता है जहां अक्सर लोग चूक कर बैठते हैं और बाद में कहते हैं कि पैसा अटक गया या किस्त रुक गई। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो सरकार सिर्फ पहली किस्त देकर हाथ नहीं खींच लेती, पूरा घर बनने तक पैसा अलग अलग चरणों में दिया जाता है।
अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा, ठीक है। गांव के मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए कुल सहायता करीब 1,20,000 रुपए के आसपास रखी गई है, और जो इलाके पहाड़ी हैं, दुर्गम हैं या जहां काम करना मुश्किल होता है, वहां यह राशि बढ़कर 1,30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि घर सिर्फ दीवार और छत से नहीं बनता। आपको बता दें कि शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपए स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिए जाते हैं। इसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत करीब 90 दिन की मजदूरी का लाभ भी जुड़ता है, जिसकी कीमत 25,000 रुपए तक हो सकती है। अगर इन सबको जोड़कर देखें तो किसी किसी इलाके में कुल फायदा 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। यह आंकड़ा जगह के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहां एक बड़ा बदलाव समझना जरूरी है। पहले पैसा 3 किस्तों में मिलता था, लेकिन अब सिस्टम के अंदर चर्चा है कि इसे 4 हिस्सों में बांटा जाए, ताकि काम बीच में ना रुके। पहली किस्त नींव के समय, दूसरी किस्त दीवार या लेवल तक काम पूरा होने पर, तीसरी किस्त छत की ढलाई के बाद, और चौथी किस्त तब जब प्लास्टर, पेंट और बाकी फिनिशिंग का काम पूरा हो जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर काम सही गति से चलता रहेगा तो पैसा भी उसी हिसाब से आता रहेगा। अब पात्रता की बात करते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है। आपको साफ तौर पर बता दिया गया है कि घर महिला सदस्य के नाम पर या पति पत्नी के संयुक्त नाम पर होना जरूरी है। इसका मकसद महिला सशक्तिकरण है। विधवा, दिव्यांग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिनके पास पहले से पक्का मकान है, वे इस योजना के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। अगर कोई आयकर देता है या सरकारी नौकरी में है तो उसका नाम कट सकता है। 4 पहिया वाहन वाले परिवार भी जांच के दायरे में हैं। कुछ राज्यों में तो ट्रैक्टर और बड़े कृषि उपकरण भी देखे जा रहे हैं। अगर आपकी आमदनी तय सीमा से ज्यादा पाई गई तो नाम हट सकता है, और अगर दस्तावेजों में नाम या जन्म तिथि में फर्क है तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए कागज दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बैंक और डीबीटी से जुड़ी उन बातों की जो सबसे ज्यादा सिरदर्द बनती हैं। सिर्फ आधार जमा कर देने से काम पूरा नहीं होता। बैंक खाते का आधार से सक्रिय रूप से जुड़ा होना जरूरी है। एनपीसीआई मैपिंग पूरी होनी चाहिए। अगर आपने नया खाता खुलवाया है तो हो सकता है पैसा पुराने खाते में चला जाए। इसलिए बैंक जाकर यह कंफर्म करना जरूरी है कि कौन सा खाता डीबीटी के लिए प्राथमिक है। ई-केवाईसी अपडेट होनी चाहिए, बायोमेट्रिक सही से काम करना चाहिए, खाता निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। खाते में समय समय पर लेन देन होना जरूरी है, और मोबाइल नंबर बैंक रिकॉर्ड में सही होना चाहिए, वरना ओटीपी और मैसेज नहीं आएंगे। अब तकनीकी निगरानी की बात समझिए, क्योंकि इस बार सिर्फ कागज पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। हर लाभार्थी के घर का जियो टैग किया जाएगा। निर्माण स्थल की फोटो पोर्टल पर अपलोड होगी। ड्रोन और सैटेलाइट से निगरानी होगी, और जांच फेसलेस तरीके से होगी। मतलब आपके जिले का अधिकारी नहीं, बल्कि दूसरे जिले का अधिकारी सत्यापन करेगा। अगर समय पर फोटो अपलोड नहीं हुई तो अगली किस्त रुक सकती है। अगर तय समय में 30 से 45 दिन के भीतर काम शुरू नहीं हुआ तो देरी मानी जाएगी। और एक बहुत जरूरी बात, पुराना कच्चा मकान पहली किस्त मिलने से पहले बिल्कुल न गिराएं। अब लाभार्थी सूची की बात करते हैं। आधिकारिक सूची जारी हो चुकी है और पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जा रही है। ऑनलाइन पोर्टल पर भी स्टेटस देखा जा सकता है, जहां रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर या जिला ब्लॉक के नाम से खोज संभव है। सूची चरणबद्ध तरीके से आ सकती है। अगर नाम नहीं है तो दोबारा सत्यापन का मौका मिलेगा। आवास प्लस सर्वे के तहत छूटे परिवार भी जोड़े जा सकते हैं। ब्लॉक कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, और कॉमन सर्विस सेंटर से भी जांच करवाई जा सकती है। अब राज्यवार अपडेट समझिए। पहले चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल हैं। इन 15